A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 8 का जो हमारा सेकेंड चैप्टर है दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। लास्ट की क्लासेस में हमने टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया था और इनकी ग्रोथ के बारे में स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम इनके बारे में स्टडी करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, human beings have been using microorganisms for years to produce the food items such as curd, bread and cheese. सबसे जो पहला हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है दैट इज फूड। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है, जैसे कर्ड हो गया, ब्रेड हो गया, चीज़ हो गया। इन सब की प्रिपरेशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंट यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इन प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स सच एज कर्ड, ब्रेड एंड चीज़। सबसे पहला जो यूज़ होता है दैट इज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड। फूड को प्रिपेयर करने के लिए उन फूड्स में हमारा आता है कर्ड, ब्रेड एंड चीज़। इंडस्ट्री पर्पस के लिए भी यूज़ होता है, जहाँ पे अल्कोहल, वाइन और विनेगर ये सब प्रिपेयर किए जाते हैं और उसके बाद ये लॉट्स में सप्लाई होते हैं। तो इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट है इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी इसी चैप्टर में हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा क्या होता है। एग्रीकल्चर में इसका यूज होता है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल में जो हमारे प्रेजेंट होते हैं और वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। मेडिसिन की प्रिपरेशन के लिए जो एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन होती हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए भी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। फॉर क्लीनिंग द इन्वायरमेंट की क्लीनिंग के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। इन सीवेज ट्रीटमेंट और एज अ सोर्स ऑफ फूड। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं इन सबको अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे जो पहला हमारा आता है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स में सबसे पहले हम देखेंगे मेकिंग ऑफ कर्ड। कर्ड को मेक करने के लिए हम किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। इसमें बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस होता है तब हमारा कर्ड का फॉर्मेशन होता है। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज मिक्स्ड इनटू अ वार्म मिल्क एंड केप्ट असाइड फॉर द फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू द कर्ड। जब जो कर्ड होता है उसको किस तरीके से बनाया जाता है, सबसे पहले हॉट वार्म मिल्क लिया जाता है और उसमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड मतलब थोड़ा सा मिक्स कर दिया जाता है और उसके बाद उसको फ्यू आवर्स के लिए बाहर हम रखते हैं। तो हम उसमें देखते हैं कि थोड़ी देर बाद पूरा जो मिल्क होता है वो किस में चेंज हो जाता है, कर्ड में चेंज हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा मिल्क होता है उसमें हमारा शुगर प्रेजेंट होता है जिसे हम लैक्टोज कहते हैं, और जो कर्ड होता है उसमें हमारा बैक्टीरिया होता है जिसको हम लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, जो हमारा कर्ड का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ये बैक्टीरिया आपको याद रखना है कि कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है मिल्क को कर्ड में चेंज करने के लिए, दैट इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एंड coagulate it to form curd. This process of curd formation is called curding of milk. जो lactobacillus बैक्टीरिया मिल्क में प्रेजेंट होता है वो उसमें मल्टीप्लाई होता जाता है और वो एक तरह से कर्ड का फॉर्मेशन ले लेता है और इसी प्रोसेस को जो कर्ड की फॉर्मेशन होती है इसे हम क्या कहते हैं, कर्डिंग ऑफ द मिल्क। नेक्स्ट हमारा आता है मेकिंग ऑफ चीज़। इसमें भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं, चीज़ हो गया, पनीर हो गया, ये सब बैक्टीरिया की हेल्प से हमारे बनते हैं जिसमें हमारा लैक्टोबैसिलस है या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया भी यूज़ किया मतलब होता है इसमें। ये दोनों बैक्टीरिया इसमें इंट्रोड्यूस होते हैं। इन एडिशन जो बैक्टीरिया और इन बैक्टीरिया के अलावा जो हमारा चीज़ होता है
वो एक सब्सटेंस होता है रेनेट, इसमें इसको यूज करके भी बनाया जाता है। बेसिकली ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? फ्रॉम द स्टमक लाइनिंग ऑफ यंग कैटल टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी। इसकी चीज की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए रेनेट नाम का एक सब्सटेंस है वो यूज किया जाता था पहले, जो कि हमें स्टमक लाइनिंग्स ऑफ द यंग कैटल से मिलता है। पर ये मतलब एक तरह से नॉन वेज टाइप का हो जाता है, तो इसलिए ये मेथड अब नहीं यूज़ किया जाता है। इसके ऑल्टरनेटिंग में हमारा एक नया मेथड यूज़ किया जाता है जिसमें फंगी और माइक्रोब सोर्स हमारे यूज़ किए जाते हैं चीज़ के फॉर्मेशन के लिए। तो बेसिकली इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट है कि चीज़ के फॉर्मेशन के लिए हमारा लैक्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को मतलब इसमें इंट्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारा चीज़ या पनीर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमारा है मेकिंग ब्रेड एंड अदर फूड आइटम्स। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज, इडलीज, डोसा एंड ढोकला। ये जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं इन सब में ईस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसका इन्वॉल्वमेंट होता है इन सब के फॉर्मेशन के लिए। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द ब्रेड इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ फ्लोर, सॉल्ट, शुगर, ईस्ट सेल्स एंड वाटर टू मेक अ डो। जो डो मतलब जो हमारा इसका फॉर्मेशन होता है ब्रेड का, तो ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो तैयार करना होता है जिसमें हमारा फ्लोर हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया और ईस्ट सेल्स होते हैं जो हम इसमें मिक्स करते हैं डो में, जिससे इसका फॉर्मेशन होता है। बेसिकली जो ईस्ट सेल्स होते हैं वो से हम सोडा जो होता है वो उसके फॉर्म में होता है जिसको हम इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं डो के फॉर्मेशन के लिए। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस CO2 ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। और जब ये सब में हम डो तैयार कर लेते हैं और उसको कुछ टाइम के लिए कहा जाता है रख दिया जाए, जिससे जो हमारा उससे प्रोडक्ट बनेगा वो अच्छे तरीके से बन पाएगा। तो इसमें इंट्रोड्यूस होता है हमारे जब ईस्ट सेल को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन की वजह से जो हमारा डो होता है वो राइज कर जाता है और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, जैसे आपकी मदर लोग छोला भटूरा बनाना है तो भटूरा का जो आटा जो उसका डो तैयार करके रखती है वो थोड़ी देर पहले रख देती है जिससे वो अच्छी तरीके से फूल जाए और जो हमारे भटूरे बने वो थोड़ा सा फूले फूले बने और सॉफ्ट रहे। तो उसमें बेसिकली यही होता है कि जब हम उसे कुछ टाइम के लिए रख देते हैं तो उसमें जो ईस्ट सेल प्रेजेंट होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो हमारा डो होता है वो राइज कर जाता है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। व्हेन द ब्रेड, और जब ये ब्रेड बनाने के लिए यूज किया जाता है तो जब इसको बेक किया जाता है तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिलीज हो जाता है और अपने पीछे ये पोर्स छोड़ देता है। दैट मेक्स द ब्रेड पोरस एंड स्पंजी, जिसकी वजह से जो हमारा ब्रेड होता है वो पोरस और स्पंजी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है जो यूजफुल है वो हमारा कमर्शियल यूजेस में होता है। अल्कोहल, वाइन और विनेगर की प्रिपरेशन के लिए जो लार्ज स्केल में ये सब बनाए जाते हैं तो वहाँ पे ईस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ईस्ट सेल वहाँ पे क्या किए जाते हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो कराए जाते हैं एंड कन्वर्ट द शुगर प्रेजेंट इन द फ्रूट जूस एंड ग्रेन्स इनटू द अल्कोहल। और जो भी हमारा शुगर प्रेजेंट होता है इन फ्रूट जूस में और ग्रेन्स में उसे हम अल्कोहल में चेंज करते हैं। बेसिकली इसमें बस इतना याद रखना है कि जो हमारा वाइन या अल्कोहल या विनेगर बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें ईस्ट सेल जो होता है वो इस फ्रूट जूस में, या बेसिकली सब जो बनता है ये हमारा ये फ्रूट जूस हो, ग्रेन्स हो गया, इन्हीं से बनता है। तो इसमें ईस्ट सेल को इंट्रोड्यूस कराया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और वहाँ पे ये मल्टीप्लाई होते हैं और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू द अल्कोहल इज कॉल्ड एज अ फर्मेंटेशन। और यही हमारी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है कि जो हमारा शुगर का कन्वर्जन होता है अल्कोहल में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की, मतलब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। तो जो हमारा अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए ईस्ट बैक्टीरिया जो ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हमारा इन्वॉल्व होता है। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा शुगर है, ईस्ट सेल को इंट्रोड्यूस कराया है इसमें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है तो ऑब्वियस सी बात है जो शुगर होती है वो आपस में सड़ने लगती है, तो इसमें ईस्ट सेल अपने आप डेवलप हो जाते हैं और ये अल्कोहल में चेंज हो जाता है। द फंगस
Aspergillus is used for the production of alcohol and citric acid. Citric acid is used in the soft drink industries. जो हमारा ये फंगस होता है ये बेसिकली अल्कोहल और सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए भी यूज होता है, और बेसिकली जो हमारे सिट्रिक एसिड होते हैं ये सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में यूज किए जाते हैं. Anaerobic bacteria like Azotobacter are used in the production of vinegar. vinegar के प्रोडक्शन के लिए हमारा ये anaerobic bacteria Azotobacter का भी यूज होता है. अब आता है इन एग्रीकल्चर में कैसे यूज होता है, कि जैसे कि हमको पता ही है कि प्लांट्स को मतलब ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, बट जो नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसको वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं. तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं, जो बैक्टीरियाज हमारे प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं कि इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, और ये रूट्स के थ्रू हमारे प्लांट तक ईजिली प्लांट्स को मिल जाती है. तो इसी को बेसिकली हम नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं. और जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सब में इन्वॉल्व होते हैं इसको मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट वगैरह में चेंज करने के लिए, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कहते हैं. और ये फर्दर सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. एक बार इसको पढ़ लेते हैं, बस इतना ही इसमें दिया हुआ है. प्लांट्स नीड्स नाइट्रोजन टू ग्रो बट डायरेक्टली नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर कैन नॉट बी यूज्ड बाय देम. देयर आर सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae which are capable to change the atmospheric nitrogen into nitrates which can be absorbed by the plants. This is called as a nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली यही होता है कि कुछ बैक्टीरिया और कुछ ब्लू ग्रीन algae जो होते हैं वो उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज कर देते हैं, जो कि प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाता है अपने ग्रोथ के लिए. इसी को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. These microbes fix NO2 to enrich the soil with the nitrate and increases the soil fertility. और जो ये माइक्रोब्स होते हैं ये N2 को बेसिकली सॉइल में इनरिच कर देते हैं, इनकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं इसी नाइट्रेट की मदद से, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कराया जा सकता है. और इसीलिए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट हमारा आता है जो यूजफुल इसका इफेक्ट है हमारा, वो है सोर्स ऑफ फूड में इसका यूज होता है. नंबर ऑफ मशरूम्स हो गए जो हमारे ईडेबल होते हैं उसमें मतलब बेसिकली यूज होता है. जो फंगी वगैरह हो गया, कुछ ईडेबल मशरूम्स होते हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं, तो एक तरह से ये सोर्स ऑफ फूड भी हो गया. जो बेसिकली मशरूम्स वगैरह होते हैं ये प्रोटीन और विटामिन में रिच होते हैं. ईस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड बीइंग रिच इन द प्रोटीन एंड विटामिन ऑफ ग्रुप बी. विटामिन बी में ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं. बहुत से एल्गी होते हैं जैसे कॉलेरा हो गया, सीवीड्स हो गया, वो एज अ फूड की तरह यूज होते हैं. सीवीड एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है चाइना और जापान में. नेक्स्ट हमारा आता है कि इनका रोल हमारा क्या होता है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट में. तो बेसिकली डिकम्पोजिंग का काम होता है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी आर एसेंशियल फॉर रिसाइकलिंग मटेरियल इन द इन्वायरमेंट. ये इन्वायरमेंट में जो भी अनवांटेड चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसको रिसाइकिल करने में मदद करते हैं. दिस इज डन बाय डिकम्पोजिंग, ब्रेकिंग डाउन dead things to simpler chemical inorganic substance. Such microorganisms are called decomposers. ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि डिकम्पोजिंग का काम करते हैं. बेसिकली क्या होता है कि जो डेड थिंग्स वगैरह होती हैं उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके, और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं. जैसे कोई सपोज कोई एनिमल वगैरह हो गया, वो कहीं सड़क वगैरह पे मर जाता है तो उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं, वो उसको खाते रहते हैं और बहुत टाइम के बाद रहते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं तो सब कुछ फिनिश हो जाता है. तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेसिकली हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं, क्योंकि ये इसी डेड थिंग्स पे मतलब फीड करते हैं, इसी पे मतलब अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं और इसको सिंपल केमिकल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करके पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं. तो इसलिए हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोजर्स कहते हैं. फंगी एंड बैक्टीरिया फीड ऑन द वेस्ट मटेरियल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. और बेसिकली जो फंगी और बैक्टीरिया होते हैं वो इन्हीं डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे सरवाइव करते हैं. The inorganic compound released during the decomposition includes CO2,
water vapors and minerals that are used by the plants during photosynthesis। और जो ये इनऑर्गेनिक हमारे कंपाउंड होते हैं, ये क्या करते हैं कि जब डिकम्पोजर्स इन पे फीड करते हैं तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और मिनरल्स रिलीज होता है, जिसकी जो हमारा प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। डिकम्पोजर्स इन दिस वे प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द लाइफ ऑन द अर्थ। दे क्लीन अप द एनवायरनमेंट बाय प्रिवेंटिंग और एक्यूमुलेशन ऑफ द रिमेन्स एंड वेस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसी तरीके से जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अर्थ पे, कि वो क्या करते हैं कि इस तरीके से वो जो भी अनवांटेड वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक तरह से क्लीन भी कर देते हैं, और जो उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिलीज होते हैं उनके क्लीनिंग के बाद, वो हमारे बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और मिनरल्स रिलीज होते हैं, जो हमारे प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। तो इस तरीके से इन्हें हम एज अ मतलब नेचर का एक तरह से फ्रेंड भी बोल सकते हैं, कि जो कि हमारा नेचर की पूरी साइकिल को, इस अर्थ पे पूरी साइकिल को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिकम्पोजिंग इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया प्लेज एन एसेंशियल पार्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज टू मेक इट हार्मलेस। सीवेज कंटेन्स सम सब्सटेंस फ्रॉम द हाउस होल्ड एंड फैक्ट्रीज। बेसिकली जो सीवेज होता है वो हमारा हाउस होल्ड और फैक्ट्री से निकलता है। सिटीज़ में और टाउन्स में जो हमारा सीवेज होता है वो उसको हार्मलेस बनाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डाला जाता है, रिवर्स में डिकम्पोज करने से पहले। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज, जो सीवेज का हमारा ट्रीटमेंट होता है तो उससे बेसिकली हमारी मीथेन गैस रिलीज होती है। एनारोबिक बैक्टीरिया, जब उसमें हम मतलब उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं, मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड एज अ बायोगैस एंड इट इज प्रोड्यूस्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल मटीरियल। तो बेसिकली जो ये सीवेज हमारा मतलब सीवेज मटेरियल होता है, उसमें उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर मतलब पूरी तरीके से इस तरीके से कराया जाता है कि जितना भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं उसमें से ख़त्म हो जाती हैं, और उसके बाद ही उसको रिवर में डिकम्पोज किया जाता है। और जो ये सीवेज ट्रीटमेंट का प्लांट का जो ये प्रोसेस होता है, इससे मीथेन गैस रिलीज होती है, जो कि हमारे फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़फुल रहती है। तो एक तरह से इसको हम बायोगैस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये नेचर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है और बाकी बहुत से कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है मेडिसिन में भी, एंटीबायोटिक्स की प्रिपरेशन में भी इसका यूज़ होता है। एंटीबायोटिक्स बेसिकली वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से प्रोड्यूस कराए जाते हैं, जैसे फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जो कि क्या करते हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, किल करते हैं। पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रा साइक्लिन हो गया, और कुछ एग्जांपल्स हो गए एंटीबायोटिक्स की। ये बेसिकली केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनकी हेल्प से प्रोड्यूस किए जाते हैं। और इनका बेसिकली ये काम होता है कि ये जो ग्रोथ ऑफ डिसीज़ है, जो भी बीमारियां हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पैदा हो रही हैं, उनको ये किल करने में और स्टॉप करने में मदद करते हैं ये एंटीबायोटिक्स। इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन में भी इसका यूज होता है कि व्हेन द डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स अटैक्स आवर बॉडी, इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। दीज एंटीबायोटिक्स फाइट्स एंड डिस्ट्रॉयड द माइक्रोब्स। जब कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हमारे बॉडी में अटैक करते हैं तो हमारे बॉडी क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं जो इन हार्मफुल मतलब माइक्रोब से लड़ने में मदद करते हैं। वैक्सीन बेसिकली हमारे बॉडी में इसलिए इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिससे ये जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं इससे हमारी बॉडी पूरी तरीके से लड़ सके। When the vaccine is introduced in the body of the healthy person, the body produces antibiotics and they remains in the body to protect it from the microbes। और जब ये वैक्सीन हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस कराई जाती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी मदद से जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं जो कि बाहर से हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, उनसे फाइट करने के लिए इन एंटीबायोटिक्स हमारे हेल्प करते हैं। तो वैक्सीन बेसिकली जो हमारा सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, इट प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू डिजीज इन द लिविंग बॉडी। एक लिविंग बॉडी में इन डिजीज
के अगेंस्ट लड़ने में हमारी एक तरह से मदद करता है। इम्यूनिटी जो होती है बेसिकली वो एबिलिटी होती है बॉडी की टू रेजिस्ट अ डिजीज बाय द नेचर और आर्टिफिशियल मीन्स। सिंपली खाली इतना ही मतलब है कि जो वैक्सीन हमारी होती है वो बॉडी में इंट्रोड्यूस कराई जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी होती है वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती है, और वो एंटीबायोटिक्स हेल्प करती है हमारी बॉडी को जो बाहर से माइक्रोब्स एंटर कर रहे हैं उनसे लड़ने में। हमारी बॉडी को एंटीबायोटिक्स मदद करती हैं, और ये जब वैक्सीन इंट्रोड्यूस कराई जाती है हमारी बॉडी में तभी ये एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ये हमारे सारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या क्या यूज होता है इसके बारे में हमने आज पूरी तरीके से अच्छे से डिस्कस किया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द बेल आइकन so that you can receive the notifications about the next lessons. Thank you for watching this video and keep supporting.